नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन सर स्टडी पॉइंट पे। और आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं 12th क्लास हिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर हमारा 13 है, जिसका नाम है महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। वैसे तो मैं आप लोगों को इस चैप्टर के ऊपर कुल मिला के 4 वीडियो प्रोवाइड करा चुका हूँ। ये 5वीं वीडियो है, पार्ट 5 है और ये आखिरी पार्ट रहने वाला है। आज की इस वीडियो में हम क्या करेंगे, चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए, पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को नमक सत्याग्रह तक बता दिया था। नमक सत्याग्रह जो टॉपिक है वो मैंने समझा दिया था, है ना। आज की इस वीडियो में हम शुरू करेंगे भारत छोड़ो आंदोलन से। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन की अगर हम बात करें तो इस आंदोलन की जो शुरुआत है 1942 में की गई थी। ठीक है, इस आंदोलन का प्रमुख नारा था अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया गया था। अब इस भारत छोड़ो आंदोलन को चलाया क्यों गया, तो क्रिप्स मिशन की सफलता के बाद चलाया गया था। ये क्रिप्स मिशन है क्या, तो देखिए, भारत में 1942 में क्रिप्स मिशन को भेजा गया था। इसमें मतलब ब्रिटेन के एक मंत्री थे जिनका नाम था सर स्टेफर्ड क्रिप्स। इनकी अध्यक्षता में मिशन भारत आया था और इसका मेन पर्पस ये था कि भाई भारत के संविधान को बनाना कैसे है, या फिर सत्ता में किस तरीके से हिस्सेदारी देनी है भारतीयों को। ठीक है, ये सारी चीज़ें तय करने के लिए कहीं ना कहीं आया था। और मतलब मेन पर्पस ये था कि गांधी जी से और कांग्रेस पार्टी से समझौता किया जा सके। और इसको भेजने का एक और मेन पर्पस था कि भाई जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है उसमें भारत की सहमति या भारत का पक्ष चाहता था ब्रिटेन। ठीक है, तो ये भी एक रीजन था। अब देखिए, यहाँ पे मतलब कांग्रेस पार्टी ने ये कहा कि अगर जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है उसमें अगर भारत का समर्थन ब्रिटेन को चाहिए तो उसको क्या करना होगा, जो भारत की जो कार्यकारी परिषद है ना, उसमें किसी भारतीय को रक्षा सदस्य के रूप में नियुक्त करना होगा। मतलब कार्यकारी परिषद में किसी भारतीय को सदस्यता देनी होगी, उसकी नियुक्ति करनी होगी। इसी से क्या हुआ, क्रिप्स मिशन असफल हो गया। मतलब अंग्रेजों ने भारत की बात को नहीं मानी। ठीक है, कांग्रेस पार्टी के इस प्रस्ताव को नहीं माना और क्रिप्स मिशन असफल रहा। और उसके बाद ही ये भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी ने चलाया था। तो देखिए, जैसे ही भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होती है वैसे ही महात्मा गांधी को पकड़ के जेल में डाल देते हैं। तो अब महात्मा गांधी के जेल में जाने के बावजूद भी आंदोलन रुकता नहीं है, बल्कि जो युवा लोग हैं, युवा कार्यकर्ता है, वो हड़ताल और तोड़फोड़ की कार्यवाही के जरिए इस आंदोलन को चलाते हैं। कांग्रेस में जो हम जयप्रकाश नारायण की बात करते हैं, उन्होंने इस आंदोलन में एक सक्रिय भूमिका निभाया। पश्चिम में सतारा की अगर हम बात करें और पूर्व में अगर हम मेदिनीपुर की बात करें, 2 जगह ऐसे थे जहाँ पे इस आंदोलन के दौरान स्वतंत्र सरकार की स्थापना भी कर ली गई थी। वैसे अंग्रेजों ने भाई इस आंदोलन को रोकने के लिए बहुत कोशिश किया, बहुत करारा रवैया अपनाया, है ना। लोगों को मारा, उन्होंने दबाने की बहुत कोशिश की, लेकिन इसको दबा नहीं पाए। और धीरे धीरे देखते देखते भारत छोड़ो आंदोलन जो था वो एक जन आंदोलन बन गया। जन आंदोलन का मतलब क्या है, जिसमें हजारों की संख्या में आम लोग शामिल हो। तो हजारों की संख्या में इसमें आम नागरिक, महिलाएं, बच्चे सब शामिल हुए। विशेषकर जो विद्यार्थी थे, छात्र थे, उन्होंने इसमें बहुत रुचि दिखाया। विद्यार्थियों को बहुत ज़्यादा आकर्षित किया इस आंदोलन ने। उन्होंने कॉलेज छोड़कर, स्कूल छोड़कर जेल का रास्ता अपनाया। तो इस तरीके से भारत छोड़ो आंदोलन का विशेष प्रभाव रहा। बहुत मतलब 1 साल से ज़्यादा समय लगा इस आंदोलन को दबाने में। इसी समय हम देखते हैं कि भाई जो मुस्लिम लीग है अपना प्रभाव बढ़ा रही थी। पंजाब में, सिंध जैसे इलाके, वहाँ पे मुस्लिम लीग ने अपना प्रभाव बढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद देखिए 1944 जून की अगर हम बात करें तो ये ऐसा समय था जब लग रहा था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने वाला है, मतलब खत्म होने के कगार पे आ गया था। वैसे आपको पता है कि 1945 में जो दूसरा विश्व युद्ध है, द्वितीय विश्व युद्ध, वो खत्म हुआ था। तो महात्मा गांधी ने क्या किया भाई, मुस्लिम लीग और कांग्रेस पार्टी के बीच में जो भी मतभेद था उसको दूर करने की कोशिश कर रहे थे। 1945 में क्या होता है, ब्रिटेन में लेबर पार्टी की स्थापना होती है, लेबर पार्टी की सरकार बनती है। और लेबर पार्टी जो है वो भारत की स्वतंत्रता के पक्ष में थी कि भाई भारत को स्वतंत्र कर दिया जाए अब। ठीक है, अब देखिए आगे की घटना को हम अगर समझे, 1946 में हम चले तो 1946 में क्या होता है, भारत में प्रांतीय चुनाव फिर से होते हैं। एक तो 37 में हुआ था, अब 46 में होगा। अब 46 के प्रांतीय चुनाव में क्या होता है कि भाई कांग्रेस पार्टी को सफलता तो मिलती है, सामान्य श्रेणियों में कांग्रेस पार्टी को सफलता मिल जाती है, लेकिन मुसलमानों के लिए जो आरक्षित सीटें थी उस पर मुस्लिम लीग को भारी बहुमत प्राप्त हो जाता है। इससे क्या है कि भारत का विभाजन पुख्ता हो जाता है। अब मुस्लिम लीग भी अपना प्रभाव दिखाने लग जाती है। ठीक है, 1946 में क्या होता है, भारत में कैबिनेट मिशन का आगमन होता है। अब कैबिनेट मिशन की अगर हम बात करें तो ये भी एक तरीके से भारत में सत्ता के बंटवारे के लिए ही आया था। ठीक है, कैबिनेट मिशन भी असफल रहता है। मुस्लिम लीग और कांग्रेस पार्टी के बीच में जो भी सत्ता का बंटवारा है उसमें बहुत ज़्यादा मतभेद हो जाता है कैबिनेट मिशन के बारे में। वैसे 14वें चैप्टर में बता रखा है ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा डिटेल में, लेकिन 14वां चैप्टर आपके सिलेबस में इस साल नहीं है। ठीक है, अब क्या होता है कि भाई अगस्त में मुस्लिम लीग प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की घोषणा कर देती है।
यहाँ पे हम अगस्त 1946 की बात कर रहे हैं। 16 अगस्त 1946 के दिन क्या होता है, मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, यानी कि सीधे कार्यवाही करेंगे अब पाकिस्तान नामक देश के लिए, ठीक है, जिसमें कलकत्ता में बहुत ज़्यादा खूनी संघर्ष होता है, मारकाट होता है। और इस हिंसा को देखते हुए कांग्रेस पार्टी क्या करती है, जो कि कभी भी विभाजन के लिए सपोर्ट नहीं कर रही थी, मतलब विभाजन के लिए सहमत नहीं थी, उसने भी विभाजन की सहमति दे दी। और आपको पता है कि 15 अगस्त को भारत को आज़ादी दी गई। 1947 15 अगस्त में भारत आज़ाद तो हुआ, लेकिन उसके साथ भारत का विभाजन भी हुआ। तो उस समय हमारे देश के जो गवर्नर जनरल थे 1947 में, वो लॉर्ड माउंटबेटन थे। उन्होंने कोशिश किया कि भाई मुस्लिम लीग है जो है और कांग्रेस पार्टी है, उनके बीच में सुलह कराया जाए, लेकिन सुलह कराने की सारी कोशिश नाकामयाब रही थी। इसलिए विभाजन, आज़ाद तो कर दिया गया देश को, साथ में भारत का विभाजन भी कर दिया गया। तो आज़ादी तो मिल गई, लेकिन देश के विभाजन के साथ। पांचवा टॉपिक समझते हैं इस चैप्टर का, जो कि आखिरी बहादुराना दिन। देखिए, आखिरी बहादुराना दिन जो ये टॉपिक है, इसमें समझाने की कोशिश की गई है कि जब हमारे देश का विभाजन हुआ, विभाजन के बाद महात्मा गांधी ने किस तरीके से हिंदू और मुसलमानों के बीच में जो संघर्ष हो रहे थे उसको रोकने की कोशिश की, और आखिरकार उनकी मृत्यु कैसे हुई। ठीक है, पूरी कहानी यहाँ पे बता रखी है। तो देखिए, 15 अगस्त 1947 को राजधानी में उत्सव मनाया जा रहा था, क्योंकि हम आज़ाद हो गए थे। लेकिन महात्मा गांधी इस उत्सव में शामिल नहीं हुए। वे कलकत्ता में थे, जहाँ लगातार मतलब दंगे हो रहे थे, है ना। वहाँ भी उन्होंने किसी कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लिया था, कहीं झंडा नहीं फहराया। गांधी जी उस समय 24 घंटे के उपवास पर थे। उन्होंने इतने दिन तक जिस स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया था, वो स्वतंत्रता मिली तो, लेकिन विभाजन के साथ। हिंदू मुसलमान एक दूसरे के गर्दन पर सवार थे, एक दूसरे को मारने की कोशिश कर रहे थे। देखो, उनका जो जीवनी लिखने वाले जो इतिहासकार है, जिनका नाम है डीजी तेंदुलकर, उन्होंने लिखा है कि सितंबर और अक्टूबर 1947 की हम बात करें, 1947 में सितंबर और अक्टूबर का ऐसा महीना था जिसमें महात्मा गांधी अलग अलग जगह जा रहे थे, अस्पताल जा रहे थे, शरणार्थी शिविरों में जा रहे थे। ठीक है, जो पीड़ित लोग हैं उनको शांति देने के लिए, सांत्वना देने के लिए जा रहे थे। सिखों, हिंदुओं और मुसलमानों से मतलब एक तरीके से गुहार लगा रहे थे कि वो अतीत को भुलाकर, अतीत की जो भी पीड़ा है उसको भुलाकर एक दूसरे के साथ भाईचारे की भावना के साथ रहे। मतलब कुल मिला के महात्मा गांधी सभी हिंसाओं को रोकना चाहते थे। देखिए, बहुत सारे जो विद्वान है वो महात्मा गांधी के जीवन, मतलब जो स्वतंत्रता के बाद का जो समय काल था ना, वो महात्मा गांधी के जीवन का श्रेष्ठतम क्षण मानते हैं, एक श्रेष्ठतम पल मानते हैं, है ना। क्योंकि मतलब महात्मा गांधी क्या कर रहे थे, अलग अलग जगह जा रहे थे, वहाँ पे हिंसाओं को रोकने की कोशिश कर रहे थे। पहले तो उन्होंने बंगाल में शांति स्थापित करने के लिए अभियान चलाए, उसके बाद वो दिल्ली आए। ठीक है, यहाँ से दिल्ली से वो पंजाब जाना चाहते थे, लेकिन दिल्ली में इतनी ज़्यादा मतलब संघर्ष हो रहा था, आपत्ति हो रहा था उनके। वो क्या कर रहे थे कि सभाओं में कुरान की आयतें पढ़ रहे थे, है ना, कुरान को पढ़ रहे थे। तो इस कारण बहुत ज़्यादा मतलब उस समय आपत्ति जताई जा रही थी महात्मा गांधी को लेकर। महात्मा गांधी सिखों और हिंदुओं को अपील करते थे कि वो मुसलमानों को ना मारे। ठीक है, बहुत सारे लोग इस बात से भी नाखुश थे महात्मा गांधी से कि महात्मा गांधी पाकिस्तान क्यों नहीं जाते, पाकिस्तान जाके वहाँ से हिंदुओं को क्यों नहीं बचाते, मुसलमानों से क्यों नहीं अपील करते कि वो हिंदुओं को ना मारे। सिर्फ वो भारत में ही है, भारत में ही अलग अलग जगह जा रहे हैं और वहाँ से वो मतलब जितने भी हिंदू हैं उनसे अपील कर रहे हैं कि वो मुसलमानों को ना मारे, उनको पाकिस्तान भी जाना चाहिए। लेकिन देखिए यहाँ पे तेंदुलकर क्या लिखते, तेंदुलकर कहते हैं कि महात्मा गांधी पाकिस्तान भी जाना चाहते थे, पाकिस्तान जाके भी यही अपील करना चाहते थे, लेकिन जब वो दिल्ली में ही लोगों को नहीं बचा पा रहे थे तो वो किस मुंह से पाकिस्तान जाते। अब देखिए 20 जनवरी 1948 में आ गए हम, 1948 20 जनवरी 1948 को क्या होता है, महात्मा गांधी के ऊपर हमला होता है, लेकिन वो फिर भी रुकते नहीं है, फिर भी वो अपना काम करते रहते हैं। 26 जनवरी को उन्होंने जिक्र किया कि भाई हम किस तरीके से, पहले 26 जनवरी को हम किस तरीके से स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते थे, सब मिलजुल के मनाते थे मतलब। और गांधी जी सोच रहे थे कि जिस स्वतंत्रता के लिए उन्होंने, जिस अखंड भारत के लिए उन्होंने जीवन भर युद्ध लड़ा, वो मिल तो गया लेकिन विभाजन के साथ, जो कि उनकी बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी इसकी। 30 जनवरी को आपको पता है कि 30 जनवरी को शाम की बात है, शाम को दैनिक प्रार्थना सभा में एक युवक ने क्या किया, उनको गोली मार दी और उनको मौत की नींद सुला दिया। ठीक है, और उसने कुछ समय बाद आत्मसमर्पण भी कर दिया। उसका नाम क्या था, नाथूराम गोडसे, एक ब्राह्मण था। ठीक है, और हिंदूवादी जो अखबार है उसका संपादक था। और ये अक्सर महात्मा गांधी को मुसलमानों की खुशामदी कहकर उनकी निंदा करता था, जो एक तरीके से मुसलमानों का पक्ष लेता है, ऐसा कहकर उनकी निंदा किया करता था। तो इस तरीके से महात्मा गांधी की मृत्यु हुई। महात्मा गांधी की मृत्यु के बाद चारों तरफ शोक का एक तरीके से लहर दौर पड़ता है।
भारत में उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी जाती है। जॉर्ज ऑरवेल तथा एल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे जो विख्यात गैर भारतीय थे, उन्होंने भी महात्मा गांधी की मतलब मृत्यु पर एक तरीके से शोक संदेश भेजा था। एक समय जब हम बात कर रहे थे टाइम नामक पत्रिका की, जिसने जो बिल्कुल भी महात्मा गांधी को पसंद नहीं करता था और महात्मा गांधी का मजाक बनाता था, एक तरीके से टाइम्स ने कहा कि जो ये बलिदान है उसकी तुलना अब्राहम लिंकन के बलिदान से किया। अब्राहम लिंकन के बारे में आपको पता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति थे और उनको भी किसी ने इसी तरीके से उनकी भी हत्या कर दी थी। ठीक है, तो अब्राहम लिंकन के साथ इनकी तुलना की। तो ये आपका टॉपिक था आखिरी बहादुराना दिन। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं इस चैप्टर के आखिरी टॉपिक की, जो कि है गांधी जी को समझना। इसमें हम बात करने वाले हैं कि महात्मा गांधी के बारे में हमारे पास जानकारी प्राप्त करने के कौन कौन से स्रोत हैं, ऐसे कौन से तरीके हैं जिससे कि हम महात्मा गांधी के बारे में जान सकते हैं, है ना, उनके जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो महात्मा गांधी जी के बारे में जानकारी प्राप्त करने का पहला स्रोत है सार्वजनिक स्वर और निजी लेखन। अब देखिए, सार्वजनिक स्वर में हम बात करते हैं ऐसे चीज़ों की जो कि सबके लिए होता है, जैसे कि भाषण है ना, किसी ने महात्मा गांधी के बारे में कोई भाषण दिया है तो सार्वजनिक स्वर हो गया। निजी लेखन में मान लो कि भाई कोई पत्र लिखा, निजी पत्र लिखा महात्मा गांधी के बारे में या महात्मा गांधी को लिखा, तो वो निजी लेखन हो गया। अब इसमें क्या है कि महात्मा गांधी के जो भी सहयोगी हो रहे होंगे या उनके जो भी प्रतिद्वंदी रहे होंगे, प्रतिद्वंदी यानी कि जो उनको पसंद ना करते हो, ठीक है, तो सहयोगी और प्रतिद्वंदियों द्वारा दिए गए भाषण और उनके द्वारा लिखे गए पत्र इसमें महत्वपूर्ण स्रोत है, जिससे कि हम महात्मा गांधी के बारे में जानकारी एकत्रित कर सकते हैं। जैसे अगर हम किसी निजी पत्र की बात करें तो निजी पत्र से हमें पता लगता है लिखने वाले का गुस्सा, है ना, पीड़ा, असंतोष, बेचैनी, ये सारी चीज़ें हमें निजी पत्र से पता चल जाता है। लेकिन भाषण में क्या करेगा, कोई व्यक्ति भाषण देगा तो उसमें ये सारी चीज़ें शायद व्यक्त करने की कोशिश ना करे, क्योंकि सार्वजनिक स्वर से हमें किसी के विचार सुनने का मौका मिलता है। वो अपने अच्छे विचारों को व्यक्त करने की कोशिश करेगा, है ना, अपनी पीड़ा, असंतोष, बेचैनी ये नहीं दर्शाने की कोशिश करेगा। अब देखिए कई बार क्या होता है कि सार्वजनिक और निजी का ये जो अंतर है ना, वो ख़त्म हो जाता था। अब देखिए महात्मा गांधी क्या करते थे, हरिजन नामक अखबार में अपने उन सभी पत्रों को प्रकाशित करवाते थे जो लोगों से उनको मिलता था। मतलब लोग उनको अगर कोई भी पत्र दे रहा है तो उसको हरिजन नामक अखबार में छपवा दिया करते थे। नेहरू ने क्या किया, राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जो भी पत्र महात्मा गांधी को लिखा था उसका एक संकलन तैयार किया और उसे ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स यानी कि पुराने पत्रों का पुलिंदा के नाम से क्या करवा दिया, प्रकाशित करवा दिया। तो ये सार्वजनिक स्वर और निजी लेखन वाली जो पॉइंट है उसमें हम बताएंगे सारी चीज़ें। अब हम आत्मकथा की बात करते हैं या फिर छवि गणना इसको हम बोलते हैं। आत्मकथा भी हमें फेमस व्यक्ति के बारे में जानकारी दे देती है। हम आपको पता है कि महात्मा गांधी भी काफ़ी फेमस थे, है ना, परंतु हमें यार आत्मकथा से जानकारी प्राप्त करने समय बहुत सारी चीज़ें हमें याद में रखना चाहिए या ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि आत्मकथा को हम किस तरीके से पढ़ते हैं, उसकी व्याख्या कैसे करते हैं। देखिए अक्सर आत्मकथा जो है ना वो स्मृतियों पर आधारित होती है, मतलब कि जो हमें चीज़ें याद है या किसी व्यक्ति को याद है उससे हम जानकारी जुटाते हैं, फिर आत्मकथा हम लिखते हैं। तो इससे हमें ये भी पता करना चाहिए कि भाई लिखने वाले व्यक्ति को क्या याद रहा, है ना, वो कौन सी चीज़ें जो हमें नहीं दिखाना चाहता या कौन सी चीज़ें हमें दिखाना चाहता है ना, औरों के नज़र से वो चीज़ें कैसी हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें हमें आत्मकथा से जानकारी प्राप्त करते समय ध्यान में रखना चाहिए। उसके बाद है पुलिस की नज़र से, जिसको हम सरकारी रिकॉर्ड बोल सकते हैं, सरकारी रिपोर्ट बोल सकते हैं। इसमें हम क्या लिखेंगे कि भाई औपनिवेशिक काल की हम अगर बात करें, ब्रिटिश काल की अगर हम बात करें, तो उस समय ब्रिटिश सरकार हमेशा उन चीज़ों पर नज़र रखती थी जिसको वो अपने खिलाफ समझती थी। महात्मा गांधी भी वो बहुत ज़्यादा नज़र रखती थी। महात्मा गांधी के हर एक कदम के बारे में वो रिपोर्ट तैयार करवाती थी, है ना, क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, सब चीज़ों पर बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड तैयार किया जाता था। उससे भी हम महात्मा गांधी के बारे में जानकारी जुटा सकते हैं। वैसे ये पुलिस के जो रिकॉर्ड है वो अभी हमारे पास मौजूद नहीं है, फिर भी अभिलेखागार जो है ना, वहाँ पे हम इन सब चीज़ों को थोड़ी बहुत जो भी हमारे पास जानकारी है वो हमें यहाँ मिल सकता है। अभिलेखागारों से हम जानकारी जुटा सकते हैं। इसके अलावा पुलिस की नज़र में एक और पॉइंट हम बता सकते हैं, गृह विभाग की रिपोर्ट। देखिए गृह विभाग भी क्या करवाती थी, हर 15 दिन में एक रिपोर्ट तैयार करवाया करती थी। और गृह विभाग की जो रिपोर्ट थी वो पुलिस के द्वारा जो भी उनको सूचनाएं दी जाती थी उसी के आधार पर तैयार की जाती थी। जैसे कि अब गृह विभाग जो है, उस समय का गृह विभाग, जब महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह शुरू किया था ना, तो गृह विभाग बिल्कुल भी इस बात को मानने को तैयार नहीं था कि महात्मा गांधी का जो ये नमक सत्याग्रह है उसमें इतना ज़्यादा जन समर्थन मिलेगा। लेकिन आपको पता है कि क्या हुआ था, कितने सारे लोग नमक सत्याग्रह में शामिल हुए थे। ठीक है, तो ये आप सरकारी रिपोर्ट में आप बता सकते हैं। उसके बाद आखिरी पॉइंट है अखबार। देखिए अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं में लिखे अखबार भी महात्मा गांधी के बारे में जानकारी प्रावधान करती है, क्योंकि महात्मा गांधी की हर एक गतिविधि पे
नज़र रखते थे। लेकिन देखिए, अखबार लिखने वाले की ना अपनी राजनीतिक सोच होती है। अखबार भी क्या है, अखबार में भी बहुत सारी कमियाँ होती है। जैसे कि अखबार लिखने वाले व्यक्ति का अपना राजनीतिक सोच है, अपना वैश्विक दृष्टिकोण है, और वही बंदा तय करता है कि भाई इसमें क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है। तो इसमें भी हमें बहुत सारी सावधानी बरतनी पड़ती है अखबार से जानकारी प्राप्त करते समय। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट है जिससे कि हम महात्मा गांधी के बारे में जानकारी एकत्रित कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको सभी पॉइंट समझ में आ गया होगा। एक बार अपने एनसीईआरटी बुक को जरूर रीड करें ताकि सारे टॉपिक आपको और आसानी से क्लियर हो जाए। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि आपको आसान से आसान भाषा में समझा सकूं। बुक में थोड़ा टफ होता है, लेकिन आपको रीड करना पड़ेगा। अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो एनसीईआरटी बुक रीड करना ही पड़ेगा। ठीक है, मिलते हैं फिर आप लोगों से अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।